हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। देखो टॉर्क को ही हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्यों? देखो मूवमेंट का मतलब क्या होता है, अफेक्ट। तो फोर्स का अफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। और जब हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, लीनियर मोशन का मतलब क्या है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमें मोशन में लाना है, इसका लीनियर मोशन करना है स्ट्रेट लाइन में, तो हम क्या करते हैं, इसको फोर्स लगाते हैं इस तरीके से और ये आगे मूव करता है, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं हम रोटेशनल मोशन की, जब आपको पार्ट क्या करना है, ये रोटेट करना है, ठीक है, तो जो रोटेटिंग अफेक्ट है फोर्स का, देखो ये चीज़ है, इसको हमें घुमाना है, तो हम कैसे घुमा सकते हैं इसको, यहाँ पर हम फोर्स लगाएं, ये मान लो यहाँ से ये फिक्स है और इसे रोटेट करना है, ठीक है, तो यहाँ हम फोर्स लगाएंगे, तो ये देखो यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ से ये फिक्स है, तो ये घूम रहा है। समझ रहे हो बात, फोर्स ऐसे लग रही है इस पर, ये ऐसे घूम रहा है, तो यानी कि फोर्स लगाने से इस पर क्या इफेक्ट हुआ, रोटेट हुआ ये, तो दैट इज अ रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? जैसे एक एग्जांपल लो इसमें, जैसे मान लो ये एक रिंग है इस तरीके से, ठीक है, जैसे मान लो ये एक रिंग है, ठीक, ये यहाँ पर अपने इस वाले एक्सिस पे फिक्स है, ऐसे मान लो कोई पार्ट है यहाँ पर, मैंने ऐसे दिखाया नहीं हुआ, जैसे मान लो ये ऐसे फिक्स है यहाँ किसी चीज़ से, तो अब ये रोटेट कैसे होगी, अपने एक्सिस के अलोंग ही रोटेट होगी। इसका एक्सिस क्या है, ये, तो इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट होगी। मान लो ये इस तरीके से यहाँ से किसी तरीके से ये ऐसे अटैच्ड है इससे, ठीक है, तो ये कैसे रोटेट होगी, इस तरीके से रोटेट होगी। क्लियर है? तो अब ये रोटेट कैसे होगी, जब आप इस पे फोर्स लगाओगे, इधर इस तरीके से फोर्स लगाई आपने, ठीक है, तो ये क्या होगा, रोटेट होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ पा रहे हो बात को? जैसे इस तरीके से समझो, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये रोटेट करना है तो हमें, तो रोटेट कैसे होगा, ये यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें इस तरीके से इस पर फोर्स लगाई, समझ रहे हो, यहाँ से ये फिक्स है और ये इस तरीके से रोटेट होगा। क्लियर? तो ये जो फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स, समझ रहे हो, तो ये क्या इफेक्ट दे रही है इसमें, रोटेटिंग इफेक्ट दे रही है। तो यही चीज़ मैं आपको रिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये फोर्स लगी इस तरीके से, मान लो ये वाला मतलब इसका सेंटर है, जो एक्सिस है इसका ये है, ठीक है, इसके अलॉन्ग ये रोटेट हो रही है, समझ पा रहे होंगे आप, और ये जो है इसका आर डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये रोटेट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। समझ पा रहे हो? तो ये क्या है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स इज नोन एज टॉर्क। क्लियर है इतनी बात? बताओ। यही चीज़ आप समझ सकते हो किसमें, डोर पे। देखो जैसे आपको पता है आपके घर में डोर होगा एक, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से अगर हम समझें, ये मैंने एक डोर बनाया है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये क्या होता है, यहाँ ये नट बोल्ट से ऐसे अटैच्ड होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, हिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ होता है हिंज, ठीक है। हिंज मतलब क्या है, वो पार्ट जहाँ से ये रोटेट हो सकता है। क्लियर? तो यानी कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डोर का ये है, ठीक है। अब इसके लॉन्ग ये क्या है आपका, जैसे मान लो ये डोर है आपका, ठीक है, ये ऐसे अटैच्ड है। क्लियर? तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये डोर क्या कर सकता है, कैसे खुल सकता है, बंद हो सकता है। समझ रहे हो? ये चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखना, ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, और ये इसका डिस्टेंस हो गया यहाँ से ये आर, ठीक है। अब इस पर फोर्स देखो, जैसे ये डोर है, ठीक है, इस पर फोर्स, ये वाला जो है पार्ट हमने कहा, ये वाला तो हो गया आर इसमें, ठीक है। अब इस पर फोर्स क्या है, इस तरीके से लगेगी, इस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ, तो ये इस तरीके से खुलेगा, और ऐसे बाहर की तरफ लगेगी तो ये बंद हो जाएगा। समझ रहे हो बात? मतलब या तो फोर्स ऐसे लगेगी अंदर की तरफ, या फिर फोर्स ऐसे लगेगी बाहर की तरफ। अगर आप देख पा रहे हो, ये आर और एफ क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है ये, आपस में परपेंडिकुलर है। तो जिसका फॉर्मूला भी बनता है आपके पास, वो क्या बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर है इतनी बात? या तो फोर्स ऐसे लगेगी या ऐसे लगेगी। आप कहोगे अब कि ऐसे भी लग सकती है फोर्स, तो ठीक है, उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, जब आप इसको इस तरीके से फोर्स दोगे या ऐसे फोर्स दोगे, तो ये खुलेगा और बंद होगा। क्लियर? तो फोर्स इसमें लग रही है मान लो इस तरीके से ये, ठीक है, तो इनके जो ये डिस्टेंस है और ये जो फोर्स है, इसके बीच में ये हमने बनाया 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया है। क्लियर है? इस चीज़ को ऐसे समझना, वैसे मत करना कि ये ऐसे क्यों नहीं बनाया, ठीक है, आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये ऐसे है और ये ऐसे, मैंने इसकी फोर्स ऐसे अंदर की तरफ बनाई है, तो ये दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे किया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है ये बिटवीन दैम, ठीक है ना, फोर्स और जो डिस्टेंस है उसके बीच में क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पर जो इसकी मेजरमेंट है, तो ये चीज़ तो आपके समझ में आई गई है कि टॉर्क होता क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो कैसा इफेक्ट है, रोटेटिंग इफेक्ट है। क्लियर? तो इसी वजह से जब हम बोल रहे हैं कि रोटेटिंग है, तो यानी कि वो रोटेटिंग फोर्स हो गई, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, और करके हम बोल सकते हैं इसमें कि एंगुलर फोर्स। क्या बोल सकते हैं? एंगुलर फोर्स, ठीक है। तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर कि द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड क्या, वैल्यू फोर्स की, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस टॉर्क को हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं टाउ से। टाउ कैसे लिखते हैं, देखो ये ऐसे बनाया और ये इस तरीके से ऐसे कर दिया आपने। क्लियर है इतनी बात, ये है टाउ। या कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, सी डाल दो और ऐसे डाल दो, तो ये टाउ हो गया। ठीक है, टॉर्क को लिखते हैं हम टाउ से, बोलते से क्या है, टाउ बोलते हैं। क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला हमारे पास आर है, तो ये आर आ गया। तो टाउ का फॉर्मूला आ गया हमारे पास क्या, एफ इंटू में आर। क्लियर है। तो इसका अब जो एसआई यूनिट होगा वो आपको पता ही है, क्या हो जाएगा एसआई यूनिट, फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर इसके एसआई यूनिट हो गए टॉर्क के। बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब इसकी अगर डायमेंशंस आपको बतानी हो तो आप निकाल ही सकते हो डायमेंशंस भी। कैसे निकलेंगी जल्दी से बताओ। फोर्स और क्या है, डिस्टेंस है। तो फोर्स आपको पता है क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस आपको पता है यहाँ आर है। ठीक है, तो मास का m और एक्सेलरेशन के होते हैं L t-2, और r का क्या होता है, डिस्टेंस ही है ये। ठीक है, तो L c लेते हैं, तो ये कितना बन गया, m l, ये 1 L2 और ये t-2, ये इसके क्या आ गए आपके पास, डायमेंशंस आ गए। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन होगी इसकी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो क्यों कह रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखो इस पर फोर्स ऐसे लगी तो ये ऐसे रोटेट होगा, दैट इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये ऐसे लगती फोर्स तो ये ऐसे होता, दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, क्लियर है। तो वेक्टर फॉर्म में जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है वो हम कैसे ड्राइव करेंगे, देखो जैसे हमने यही बात करी, जैसे ये हमारे पास क्या था, एक डोर था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बनाते हैं हम, देखो ये हमने क्या कर लिया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मान लो ये डोर की जो दूरी है ये कितनी है, यहाँ मतलब इसके हिंज से और ये वाले एंड पे, ठीक है, दूरी कितनी है, ये आर है। क्लियर है इतनी बात। ठीक, अब यहाँ पर फोर्स जो हम पहले ऐसे लगा रहे थे, मैं ऐसे कह रहा था परपेंडिकुलर ऐसे लग रही है या ऐसे लग रही है। ठीक है, जरूरी तो नहीं ऐसे ही लगाए, आप तो ऐसे भी करके लगा सकते हो, ऐसे भी खोल देते हो कई बार। ठीक है, तब भी खुलता ही है। तो हमने कहा कि इस पर फोर्स हमने लगा दी इस तरीके से। क्लियर है, और कितने एंगल पे, ये आर से कितना एंगल है, ये थीटा है। क्लियर। अब आप सभी को पता है कि एफ वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो सकता है। कौन से होते हैं वो, हॉरिजॉन्टल और बताओ वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो थीटा के साथ वाला ये जाएगा हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ कोस थीटा। और जहाँ थीटा नहीं होता, ये वर्टिकल कंपोनेंट हमने बनाया अगर, ठीक है, तो ये वाला जो होगा हमारा, जहाँ थीटा नहीं होता है वो क्या बनेगा हमारा, एफ साइन थीटा बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब देखो जरा, यहीं से सारी कहानी क्लियर हो जानी है। देखो ये तो पता है ना आपको, वेक्टर्स में जब हमने पढ़ाया था कि दो कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं, एक एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा। तो देखो जो फॉर्मूला है टॉर्क का वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो फोर्स इसमें हम कौन सी लेंगे, जल्दी से बताओ। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें कौन सी फोर्स लेनी है जो कि डिस्टेंस के साथ परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है। तो ये देखो ये डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर ये कौन सी फोर्स के साथ आ रहा है, एफ साइन थीटा के साथ आ रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, जल्दी से बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये कितना है हमारा, ये आर हो गया, तो मैं आर लिख दिया। ठीक है, अब एफ कौन सी लेंगे हम, जिसके साथ आर परपेंडिकुलर है, वो कौन सा है, एफ साइन थीटा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एफ साइन थीटा लिखूंगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता है, जहाँ पर, याद रखना, जहाँ पर साइन थीटा होता है वहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और जहाँ कोस होता है वहाँ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आर एफ साइन थीटा के लिए हमारे पास, जब हम इसको वेक्टर में लिखेंगे, देखो एक तो ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से हमारे पास इसका, आर एफ साइन थीटा या फिर एफ आर साइन थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ बताओ, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर हमने क्या किया इसमें, जल्दी से बताओ, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अब आप खुद सोचो, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा यहाँ क्रॉस ही आना था, क्योंकि क्रॉस वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। मतलब क्या, वहाँ से जो क्वांटिटी आती है वो वेक्टर होती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्रॉस ही आना था, ये हमें पहले से ही पता था। अगर यहाँ पर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट आता ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर कोस थीटा आ जाता। अगर कुछ ऐसा होता हमारे पास, मान लो कोई टर्म ऐसी होती कि एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर डॉट बनता, समझ, और यहाँ क्या आता उस टाइम में, कोस आता।
तो ये चीज़ें पहले से ही पता है हमें। अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो वहाँ डॉट आता है, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ क्रॉस आता है। ये सब मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया है, नहीं पता है तो एक बार वीडियो देख लेना, नहीं तो मैं यहाँ पर भी आपको ये बात क्लियर की है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसमें कहानी क्या है, कई बार हम ऐसे लिखते हैं इसमें टाओ को, जैसे हमने लिख दिया एफ आर साइन थीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं एफ इंटू में आर क्रॉस, ऐसे ऐसे नहीं लिखना आपने। ये बात समझ में आ रही है? आपने लिखना इसको हमेशा ऐसे ही है। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि इसकी जब हम डायरेक्शन देखते हैं, देखो डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किस की बात कर रहे हैं? टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम किससे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या है? देखो जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्शन बतानी है इसकी, ठीक है, इसमें हमारे पास तो टॉर्क वेक्टर की हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, टॉर्क की नहीं कर रहे। टॉर्क का तो हमें पता है। देखो अब अगर ये चीज़ है हमारे पास इस तरीके से, ये आर हो गया और एफ जो है इसका इसे ऊपर दिखाया ना हमने, इसका मतलब यहाँ ये ऐसे है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हम 3D में तो दिखा नहीं सकते, तो ये इस तरीके से है, ये मतलब है इसका। तो ये ऐसे जब घूमेगा तो मतलब ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, समझ लो। लेकिन हम बात कर रहे हैं टॉर्क वेक्टर की। ये कैसा है? एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर कहाँ होता है? एक्सिस के लॉन्ग। तो टॉर्क वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हम कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। वो कैसे निकलती है? देखो जैसे हमने कहा ये आर पहले लिखना और एफ बाद में लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आर के रिस्पेक्ट, आर पहले है ना, तो आर के रिस्पेक्ट में आपने पहले क्या करना लेना? अपना हैंड इस तरीके से कर लेना, अपनी हथेली आर की डायरेक्शन में कर लेनी है, ठीक है। आर भी एक वेक्टर है, ठीक है, आर ये हो गया। और एफ, एफ जिस डायरेक्शन में, अब यहाँ पर एफ किस डायरेक्शन में था मान लो, जल्दी से बताओ। अगर ऐसे है मेरा हाथ ये वाला इस तरीके से, ठीक है, तो एफ किस डायरेक्शन में है? इस तरीके से था। अगर हम यहाँ पर देखें इसमें ऐसे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में है, तो मैंने ये कर लिया इस तरीके से, बताओ कोई दिक्कत? एफ की डायरेक्शन में मैंने अपनी कर्ल कर ली फिंगर्स। और ये देखो तो मेरा थंब आ रहा है, ये थंब कहाँ आ रहा है? जल्दी से बताओ। आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन किसकी है? टॉर्क वेक्टर की है, समझ रहे हो? बिकॉज एक्चुअल में जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो तो कैसी है? देखो अब ऐसे फोर्स लग रही है तो ये ऐसे घूमेगा, दैट इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर फोर्स इधर लग रही होती तो ये इधर घूमता, ऐसे घूमता। तो मेरा थंब देखो कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है, यानी कि जो टॉर्क वेक्टर है, जो कि हम एक्सियल वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है? डाउनवर्ड। बट जो टॉर्क है रियलिटी में आप देखो ना, टॉर्क क्या है? घूमना। तो घूम किस डायरेक्शन में रहा है वो? यहाँ पर अब क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो बच्चों को ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल टॉर्क वेक्टर की। तो बच्चे क्या कहते हैं कि जब आपने एंटी क्लॉकवाइज किया, देखो अगर इसमें भी हम देखें, इस वाली कहानी से भी देखें हम, तो देखो ये हमारा क्या हो गया? जो है आर की डायरेक्शन में हो गया, और मैंने कहा था ऐसे लग रही है फोर्स, तो फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, हाथ ऐसे हो गया और फोर्स ऐसे लग रही है ये। तब भी ये देख लो कहाँ आ रहा है हमारे पास, जल्दी से बताओ। अगर ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से समझ लो डोर को, ये ऐसे हो गया आर और फोर्स ऐसे लग रही है इसकी, तो कर्ल हमने करा फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स ऐसे लग रही है ना, तो ऐसे किया। तो ये देखो ये कहाँ आ रहा है अब हमारे पास? जल्दी से बताओ। अपवर्ड। कहाँ आ रहा है ये? अपवर्ड आ रहा है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये टॉर्क वेक्टर आता है। रियलिटी में जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है तो ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यही कन्फ्यूजन जो बच्चों को होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हमारी डायरेक्शन होती है टॉर्क की, तो जो टॉर्क वेक्टर है ना, जो एक्सियल वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड होती है। क्या होती है? आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ, या हम कहेंगे इसको अपवर्ड, ठीक है। और जब क्लॉकवाइज होती है, जब हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो डायरेक्शन कैसी होगी? इनवर्ड होगी, यानी कि डाउनवर्ड होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? और इसको आउटवर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? अपवर्ड। इनवर्ड को क्या बोल सकते हैं हम? डाउनवर्ड बोल सकते हैं। समझ रहे हो इतनी बात? ये कैसे हम कह रहे हैं आउटवर्ड की कहानी? देखो आपके समझ के अकॉर्डिंग अगर हम कैमरे की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसको ऐसे समझो, अगर ऐसे है, ठीक है, अगर ऐसे कोई चीज़ पड़ी है और फोर्स ऐसे लग रही है अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये मेरा हाथ गया, ये फोर्स गई, और ये देख लो ये कहाँ जा रहा है अब ये, अगर ये आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये अपवर्ड है। कहाँ है ये? अपवर्ड है, तो ये अपवर्ड हो गया। और अगर फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगेगी अगर, तो बाहर की तरफ के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे, ये आर, ये फोर्स ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है मेरा। अगर आप देखेंगे ना ये चीज़, तो ये ऐसे जा रही है। समझ रहे हो इतनी बात? तो ये कैसे जा रही है? अब डाउनवर्ड जा रही है। क्लियर? अब जब हम बात करें अपवर्ड और डाउनवर्ड की हो गई, ठीक है। अब अगर करें हम इनवर्ड और आउटवर्ड की, तो इनवर्ड आउटवर्ड में क्या होगा? अगर इनवर्ड आउटवर्ड की बात करें तो इसको ऐसे रख लो, ठीक है। देखो अब ये आर इधर गया और ये फोर्स इधर लग रही है, तो ये आपकी तरफ आ रहा है ना, तो ये आउटवर्ड लग रहा है आपको, ठीक है, कैमरे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ये आपकी तरफ आ रहा है ना थंब, तो ये आउटवर्ड लग रहा है। अब फोर्स लग रही है मान लो कहाँ? बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ के लिए ऐसे होएगा,
ठीक है, ये बाहर की तरफ हो गया। अभी देखो मेरा थंब नीचे जा रहा है, तो नीचे मतलब क्या हो रहा है आपके लिए, ये इनवर्ड, ऐसे आउटवर्ड, ऐसे इनवर्ड। लेकिन जब हम ऐसे बात कर रहे हैं तो इसमें देख लो क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है अपवर्ड, और जब हम ऐसे कह रहे हैं तो ये देख लो ये इस तरफ आ रहा है मेरा थंब, ठीक है, इस तरफ, तो दैट इज़ अ, बताओ, डाउनवर्ड। तो ऐसे देख रहे हैं अपवर्ड, ये क्योंकि ये एक्सिस है ना, तो इसके लॉन्ग ही एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, टॉर्क वेक्टर की। तो फोर्स ऐसे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, फोर्स ऐसे लग रही है यानी कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जाएगा आपका जो एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, टॉर्क वेक्टर है जो, समझ रहे हो। और जब ये बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, मतलब ऐसे आपकी तरफ फोर्स लग रही है इसमें, तब कहाँ जा रहा है वो, जल्दी से बताओ, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर है। जब आप इसको ऐसे देख रहे हो तब क्या होगा, फोर्स ऐसे, ठीक है, फोर्स ऐसे लग रही है तो ये आपकी तरफ जा रहा है आउटवर्ड, थंब देखो मेरा। और जब फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लग रही है, इस तरीके से देख रहे हो आप, तो ये कैसा लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, आपको थंब दिखेगा इनवर्ड। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, आउटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड। देखो मेन जो कहानी मैंने आपको बतानी थी ना कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो टॉर्क की डायरेक्शन है। ये जो आउटवर्ड, इनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये जो हम बात कर रहे थे किसकी कर रहे थे, टॉर्क वेक्टर की, क्योंकि वो एक एक्सियल वेक्टर है। तो आपसे जो बात होगी यहाँ पर वो सारी किसकी होगी, टॉर्क वेक्टर की होगी, कि आउटवर्ड, इनवर्ड, अपवर्ड, ये सब बातें होंगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब चलो मेन कहानी पे आते हैं इसकी। जो ये हमारे पास था आर एफ, टॉर्क इज इक्वल टू में आर एफ, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए बोला कि ये आर पहले लिखना है और एफ बाद में लिखना है। अगर एफ और आर रखोगे आप तो पहले एफ कहाँ जाएगा, थंब रूल जब लगाओगे आप, समझ रहे हो ना, ऐसे थोड़ी कि एफ पहले लगा दिया आर बाद में, नहीं, पहले आर की डायरेक्शन में जाओगे आप, फिर एफ की डायरेक्शन में जाओगे, समझ रहे हो। और फिर जैसे मान लो एफ आपका इधर है लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ करोगे अपना, समझ रहे हो, हाथ को, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। देखो स्पेशल केस की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है हमारे पास, एफ आर साइन थीटा, एफ आर एफ से ही हमारा ये एफ आर साइन थीटा आया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ आई थी, बताओ समझ में आ रही है। तो इसमें हम स्पेशल केस क्या करते हैं, पहला स्पेशल केस करते हैं इसके अंदर, अगर हमारे पास जो थीटा है वो 0 हो या फिर 180 डिग्री हो। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये डोर था हमारा, ठीक है, ये डोर था। अब मान लो इसको हमें खोलना है या बंद करना है, तो या तो फोर्स आप ऐसे लगाओगे या फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगाओगे, ठीक है, तभी होगा। लेकिन अगर इसमें फोर्स आप ऐसे बाहर की तरफ ऐसे लगाओ, ऐसे बाहर ऐसे खींचो इसको, तो ये क्या खुलेगा या मतलब रोटेट होगा क्या, ये इस तरीके से होगा, नहीं होगा, समझ रहे हो। अब कई बच्चे कह रहे होंगे डोर तो पूरा रोटेट नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता ही है ना, ये थोड़ी कि पूरा ही ऐसे घुमा देंगे, समझ रहे हो। बात को समझना है आपको कि ये इसका एक्सिस है, ऐसे हम बात करें तो ये भी रोटेशन ही है, रोटेट हो रहा है, ऐसे आगे नहीं चल रहा, रोटेट हो रहा है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो थीटा है एफ और आर के बीच का है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं थीटा 0 है तो मतलब या तो ये ऐसे होगा, इसके पैरेलल होगा फोर्स, या तो ऐसे बाहर की तरफ लगाओगे आप इसको ऐसे, ठीक है, या फिर फोर्स ऐसे अंदर की तरफ लगाओगे, दैट इज़, देखो या तो फोर्स आप बाहर की तरफ लगा रहे हो तो थीटा क्या है इनका 0 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स आप, क्योंकि आर का भी डायरेक्शन यही है, ठीक है, अगर आप फोर्स लगा रहे हो अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, तो थीटा कितना हो गया, फोर्स अंदर की तरफ लगा रहे हो तो वो 180 डिग्री हो गया थीटा, क्योंकि दो चीज़ें जब सेम डायरेक्शन में हैं, सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री। लेकिन जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं तो वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों ही केस में हमने तो यहाँ पर देख लिया कि चाहे फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगाओ चाहे ऐसे अंदर की तरफ लगाओ, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, इस पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि टॉर्क यहाँ लग ही नहीं रही है। टॉर्क तो क्या होता है रोटेशन, ये तो हो ही नहीं रही है, तो 0 है। तो ये देखो 0 कैसे आएगा इस फॉर्मूले से, देखो हमें पता है साइन 0 या फिर हम बात करें साइन 180 क्या होते हैं, ये 0 ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसमें एफ आर साइन 0 या फिर एफ आर साइन 180, दोनों ही 0 वैल्यूज हैं तो ये 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो। तो टॉर्क क्या आ रही है इस केस में 0 आ रही है, समझ रहे हो, यानी कि कोई रोटेशन नहीं होगी। दूसरा केस हम बात करते हैं, इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री देन वी नो दैट साइन 90 इज़ 1, और यहाँ टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो कैसे, जैसे मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पर कि जब इस पे फोर्स या तो ऐसे लग रही है, ठीक है, जब आप ऐसे लगा रहे हो जैसे मैंने यहाँ पर बताई कि इस तरीके से लगा रहे हो तब तो कोई एंगल पे लग रही है, किसी भी एंगल पे, लेकिन उसमें भी हमारा जो परपेंडिकुलर वाला एफ साइन थीटा है ये रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ इसकी रोटेशन के लिए, समझ रहे हो। बाकी आपकी क्या हो रही है, ख़राब जा रही है फोर्स जो आपने लगाई है, ठीक है। लेकिन आपने जब इस तरीके से किसी एंगल पे फोर्स लगाई इसमें, तब क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो इसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट था, यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाई हमने, लेकिन जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट था ऐसे वाला, समझ रहे हो, आपने फोर्स ऐसे लगा दी, ठीक है, लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था
ये वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट ही सिर्फ इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात तो समझते हो। तो हम क्या बात कर रहे हैं इसमें कि अगर ये थीटा क्या हो 90 हो तो उस केस में मैक्सिमम ऑब्वियस होता है, ये फोर्स है एक नॉर्मली, ये ऐसे लग रही है इस पर, ठीक है, ये वाला आर हो गया, ये वाली एफ हो गई, तो ये 90 डिग्री है ना, समझ रहे हो, आर और एफ का 90 डिग्री है। अगर हम इस साइन थीटा की कहानी को छोड़ो, सिंपल एफ की बात करें, ये एफ ही जो है डायरेक्ट, ये आर है हमारा और डायरेक्ट एफ ऐसे लग रहा है, कितने डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री पे, जैसे ये बताया मैंने। तो इस केस में मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, क्या लगेगी इस केस में, मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है साइन 91 और टॉर्क इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा एफ आर, साइन 90 होगा, साइन 90 इज़ 1, तो एफ आर आ रहा है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क होगी इस केस में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है थर्ड, इसमें क्या है हमारे पास कि जब व्हेन आर इज़ मैक्सिमम, जब आर मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब इस कहानी को समझना है, देखो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये हमारे पास ये डोर है, ठीक है। अब इस डोर में आपने देखा होगा, ये तो इसके क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी जहाँ से ये घूमेगा, ठीक है। इस पे जो हैंडल लगा होता है ना वो यहाँ लगा होता है, ठीक है, यहाँ नहीं लगा होता, यहाँ लगा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे इसकी दूरी इस वाले हैंडल की, ये सबसे ज़्यादा है और इसकी सबसे कम है, समझ रहे, मतलब कम है, लेकिन इसकी ज़्यादा है, मैक्सिमम ये वाली है। तो आर ये मैक्सिमम रख दिया तो टॉर्क क्या लगती है, मैक्सिमम लगती है। आप खुद भी ट्राई करो, देखो जैसे ये डोर है, यहाँ पर हैंडल है तो आप इसको ईजिली ऐसे कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन अगर यहाँ से आप इसको बंद करने की कोशिश या खोलने की कोशिश करोगे इस वाले पॉइंट से, तो क्या होगा आपको, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मतलब लगा हुआ है चौखट के साथ ये वाला पॉइंट इसका, ठीक है, और ये डोर है आपका, तो यहाँ से आप खोलते बैठते हो तो बहुत आसानी से। लेकिन यहाँ से अगर करना पड़ जाए, जब यहाँ से भी आपको खोलना पड़ता है तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, समझ रहे हो इतनी बात। मतलब क्या है कहने का कि जब ये आर इतना हो गया, समझ रहे हो, जब ये आर इतना है तो आप फोर्स लगा रहे हो 1 न्यूटन की, तो ये इतना पूरा खुल रहा है। लेकिन इतने पार्ट पे यहाँ से आपने फोर्स लगाई इसको 1 न्यूटन की, तो ये थोड़ा सा ही खुलेगा। आपने तो फोर्स उतनी लगाई जितनी यहाँ लगाई, उतनी यहाँ लगा रहे हो, लेकिन जब यहाँ पर लगाई आपने तो ये पूरा खुल गया। लेकिन जब यहाँ पे लगाई तो आप ये पूरा नहीं खुला, क्यों, टॉर्क कम हो गई यहाँ, क्योंकि आर कम हो गया तो टॉर्क कम हो गई। लेकिन यहाँ पर आर ज़्यादा हो गया तो टॉर्क ज़्यादा हो गई, लेकिन फोर्स उतनी लगा रहे हो यहाँ भी। समझ रहे हो, मतलब समझ लो, यहाँ पर आपने फोर्स लगाई 1 न्यूटन की, ठीक है, तो ये पूरा खुल गया। लेकिन यहाँ पर लगाई जब आपने 1 न्यूटन की तो ये आधा ही खुला या थोड़ा सा ही खुला। तो इसका कारण क्या है, फोर्स तो आप उतनी लगा रहे हो, क्योंकि जब आर ज़्यादा हो गया तो टॉर्क मैक्सिमम हो गई, समझ रहे हो, टॉर्क मतलब रोटेटिंग इफेक्ट उसका ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा खुलेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? अब इसको जैसे और आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, देखो जैसे हम बात करें, ये एक मान लो ये नट बोल्ट है, ये ठीक है, ऐसे समझ लो, ये मैंने इसका एक नट बोल्ट है, ऐसे अंदर की तरफ गया हुआ है। मैंने इसका बाहर वाला पार्ट बताया सिर्फ नट बोल्ट का, ठीक है, जैसे ये नट बोल्ट है, ये ऐसे अंदर गया हुआ है, पूरा का पूरा ऐसे टाइटली बंद है, सिर्फ ये वाला पार्ट ये आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पता है चाबियाँ होती हैं, ठीक है, इस तरीके से चाबियाँ ही बोलते हैं इनको, ठीक है, जिससे ये खुलते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ से देखना, अब ये घुमाना है हमें, समझ रहे हो, ये घुमाना है। अब इसको घुमाने के लिए हमने ये देखो, अगर ये चीज़ हमने छोटी ली है, छोटी चाबी ली होती है, अगर हमने ये इतनी ली होती तो ये थोड़ा मुश्किल से खुलता, आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ती। लेकिन जब आपने बड़ी चाबी ली, ये वाली चीज़ आपने बढ़ा दी, इसका आर बढ़ा दिया और फोर्स ऐसे लगा रहे हो आप, समझ रहे हो ना, तो यही बन गया टॉर्क वाली कहानी बन रही है। इसको घुमाना है हमें, ठीक है ना, इस पार्ट को घुमाना है, नट बोल्ट को ऐसे खोलने के लिए। तो ये चीज़ अगर ज़्यादा है ना, तो आपको यहाँ कम फोर्स में भी काम हो जाएगा आपका, बिकॉज मैक्सिमम टॉर्क लग रही है कब, जब आर आपका ज़्यादा है, तो आपको यहाँ ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लो वही बात करी मैंने, 1 न्यूटन से खुल गया ये, लेकिन अगर छोटी चाबी होती है और 1 न्यूटन की फोर्स आप लगाते तो ये खुलता ना, क्योंकि टॉर्क नहीं लग रही उतनी जितनी इसको चाहिए। समझ पा रहे हो बात को, ये चीज़ समझ में आई? बताओ और इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये एक क्या है, स्क्रू है, ठीक है, इस स्क्रूज को आपने पेंचकस से खोलना है। ऐसे समझो, आप यहाँ पेंचकस लगाओगे, ये मैं सिर्फ ऊपर का पार्ट दिखा रहा हूँ, जैसे स्क्रू है ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, पेंचकस यहाँ लगाया। अब पेंचकस अगर छोटा है, अगर पेंचकस ऐसे समझो, ये पेंचकस क्या है, छोटा है अगर, तो आपको बहुत मुश्किल होगी इसे खोलने में, बिकॉज इसका आर क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर आप बड़े पेंचकस से खोलो, बड़ा पेंचकस है एक, उससे खोलो तो बहुत ईजिली खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आर बड़ा हो गया। तो ये आर जो बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें आपने ऐसे लगाया, जैसे मान लो ये स्क्रू है, ये पेंचकस लगाया आपने अब, ठीक है, ये पेंचकस लगाया। अगर छोटा पेंचकस होता तो यहाँ से आप पकड़ के ऐसे घुमाते, आर छोटा हो गया, ये वाला आर छोटा हो गया, ठीक है, फोर्स ऐसे लगा रहे हो, आर छोटा हो गया, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, ये मुश्किल से खुल रहा है।
लेकिन जब यहाँ इतना बड़ा है ये पेंचकस और यहाँ से खोल दो आप इसको, बहुत आसानी से खुल जाएगा ये, क्योंकि आर बड़ा हो गया तो टॉर्क ज़्यादा हो गई, तो टॉर्क ज़्यादा लग रही है उतनी फोर्स पे। फोर्स छोटे वाले में भी उतनी लगा रहे थे, जब बड़ा हो गया उतनी लगा रहे, लेकिन बड़े वाले में क्या हो रहा है, ईजिली खुल पा रहा है क्योंकि टॉर्क बढ़ गई। समझ पा रहे हो ये बात, बताओ कोई इसमें परेशानी? तो यहाँ पर जो ये हम बार बार आर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये क्या होती है, लीवर आर्म। क्या होती है, लीवर आर्म होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, आर को लीवर आर्म भी बोलते हैं। तो फोर्स इंटू लीवर आर्म क्या हो गई हमारी, टॉर्क हो गई। तो लीवर आर्म अगर ज़्यादा है आपका तो टॉर्क ज़्यादा रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई बात ये? ठीक है, तो ये था टॉर्क के बारे में, जिसको हमने मोमेंट ऑफ फोर्स बोला और एंगुलर फोर्स भी बोला। क्लियर हो गई होंगी सब बातें ये, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हम अब कपल, मूवमेंट ऑफ कपल की, ठीक है। तो उससे पहले कपल के बारे में पता होना चाहिए। देखो कपल भी एक फोर्स ही है, लेकिन नाम से सोचो जरा, कपल, कपल का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो फोर्सेस है, कपल का मतलब फोर्स ही है, लेकिन पेयर में दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस को क्या बोलते हैं, हम कपल बोलते हैं। और मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या है, अफेक्ट ऑफ कपल। तो यहाँ भी इस कपल की वजह से क्या हुआ, रोटेटिंग अफेक्ट आया, उसे हमने क्या बोला, मोमेंट ऑफ कपल। जैसे मान लो ये एक रोड है यहाँ पर, ठीक है, बहुत भारी रोड है, मान लो इसको हमें घुमाना है, ये यहाँ पर किसी चीज़ से ये अटैच्ड है, ठीक है, इसको घुमाना है इस तरीके से हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक फोर्स लग रही है, ठीक है, और एक ये फोर्स लग रही है, क्लियर। एक बंदा इसको यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक यहाँ से लगा रहा है, तो ये रोटेट नहीं करेगी, बताओ करेगी नहीं, रोटेट करेगी ना। तो ये देखो दो फोर्सेस हैं, यानी कि कपल फोर्स है, ठीक है, कपल है, यानी कि उन्हीं को हम फोर्स बोल रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, रोटेट हो रही है ये चीज़, ठीक है। तो यानी कि क्या है, मोमेंट ऑफ कपल। क्या है, देखो डेफिनेशन, द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। देखो कपल का मतलब तो क्या हो गया, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और मोमेंट मतलब रोटेटिंग इफेक्ट मिला उसका, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से जो बॉडी पे एक्ट कर रही है, इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो रोटेट हो रही है तो यानी कि ये टॉर्क ही है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ कपल को भी टॉर्क ही बोलते हैं। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, देखो दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का तो कोई कहानी होती नहीं, मान लो ये भी 10 न्यूटन की, ये भी 10 न्यूटन की, तो एक 10 न्यूटन ले लिया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये वाला है हमारे पास, कितना हो गया, ये आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों, इस फोर्स के साथ भी परपेंडिकुलर है और इस फोर्स के साथ भी, इस वजह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दो फोर्सेस के बीच का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स यानी कि एफ लिख देंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ही आर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ क्लियर है कहानी, ठीक। अब न्यूमेरिकल करते हैं। देखो फाइंड द टॉर्क इन द गिवन फिगर। देखो ये एक हिंज है, हिंज क्या है, मतलब इसके लॉन्ग ये रोटेट कर रही होगी, ठीक है ना, ये वाली चीज़, ठीक है। और फोर्स इस पर लग रही है इस तरीके से 10 न्यूटन की, ठीक है। और 2 मीटर का ये क्या है, पूरी रोड है, ठीक। अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हमें पता है कि ये फोर्स ऐसे लग रही है और ये है डिस्टेंस। अब हमें इसमें पता है कि जो फोर्स, जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, वो क्या होता है, फोर्स और मल्टीप्लाई में होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें वही कहानी लगेगी। देखो अब यहाँ पर ना ये आपको थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है, थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 30 डिग्री दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना, ठीक। अब हमें कैसे करना है, देखो ये फोर्स लगी हुई है, ठीक। अब ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है आर, परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को क्या करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ये थीटा के साथ वाला ही बनता है हमेशा, थीटा के साथ वाला हमेशा क्या होता है, एफ कोस थीटा होता है। और ये जो एफ कोस थीटा है इसके साथ 90 डिग्री पे क्या बनता है हमारे पास हमेशा, जल्दी से बताओ, एफ साइन थीटा। तो अब हमें यहाँ पर कौन सा लेनी पड़ेगी फोर्स, ये एफ साइन थीटा वाली लेनी पड़ेगी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसके साथ वो यही बनता है, ठीक है। यहाँ से 90 है तो ये भी 90 है, कितना है, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो कहीं कहेंगे एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा 90 कैसे, यहाँ पर भी तो यही किया था हमने, ये एफ कोस थीटा है, ये एफ साइन थीटा, देख लो तुम लोगों का एंगल कितना है, 90 है। तो वैसे ही बनाना है हमें ये, ठीक है। तो ये देख लो ये आर और ये एफ कोस थीटा एक ही लाइन पे थे, तो यहाँ से ये 90 है तो इसके साथ भी ये 90 बनेगा। समझ पा रहे हो। एफ कितना है हमारे पास, देखो 10 था, 10 हो गया, साइन थीटा कितना है 30, और आर कितना है हमारे पास 2 है। तो 10 इंटू में साइन 30 होता है 1/2, ये भी 2, कितना आ गया, ये 10 न्यूटन मीटर की जो है टॉर्क आ गई। बताओ आया समझ में, ठीक है। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा किस तरीके से आता है आपके पास क्वेश्चन, जैसे इसमें हमारे पास फोर्स भी इस तरीके से दी हुई है हमें, ठीक है, फोर्स भी इस तरीके से दी हुई है 3i कैप प्लस में 2j कैप, मतलब ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों की टर्म में आपको बताया हुआ है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। और जो आर है आपका, आर वेक्टर जो है वो क्या है, 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 5k कैप है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको पता है किस तरीके से करते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था क्रॉस प्रोडक्ट जब करवाया था, तो वहाँ पर आपको बताया था टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, आर क्रॉस में
एफ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मेथड जो आपको पता ही है इसमें कैसे सोल्व करते हैं हम, यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। पहले आर के कोफिशिएंट लिखो, क्या है 2 है, और ये आ गया -3, और ये कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। पहले आर के ही लिखना इसमें, समझ रहे हो, क्योंकि आर क्रॉस एफ होता है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल तभी लगता है, आर पहले एफ बाद में, ठीक है। 2 - 3 5 हो गया, और ये कितना आ गया 3, ये आ गया 2, और ये हो गया 5, ठीक है। तो आपको पता ही है कैसे सोल्व करते हैं। आई कैप ऐसे बाहर रखा, फिर हमें क्या करना है, इसके ये छोड़ देने हैं कंपोनेंट, इनको लेना है। पहले हम कैसे करेंगे इसमें, जल्दी से बताओ। पहले इसको करेंगे मल्टीप्लाई, पहले इसको, तो इसको करो पहले मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस का 15, फिर लगता है साइन माइनस का, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, माइनस का जे कैप लिखते हैं, फिर हम जे वाले छोड़ेंगे और ये दोनों लेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 2 10, फिर -5 3 15, इस तरीके से करना है, समझ रहे हो। पहले क्या किया हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इसके साथ किया, क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं इसको, क्रॉस करके जैसे हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। प्लस का ये के कैप, ठीक है। तो ये याद रखना, जे को माइनस में लिखना है, बाकी सब प्लस में, आई प्लस में के भी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कैसे लिखेंगे हम, के वाले छोड़ो, आई और जे के लेने हैं, तो 2 2 4, इसको इससे किया, और फिर माइनस पहले लगाना है आपने, ठीक है। देखो यहाँ सब में क्या होता है, हमारे पास माइनस ऑलरेडी हमें खुद ही लिखना है, ठीक है, माइनस लिखा। अब ये 3 3 9 में क्या आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है, ठीक है। तो आप अब इसको प्लस बना दोगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला होता है उसमें आई जे के लिखते हैं जब, तो जे यहाँ माइनस का, और अंदर टर्म क्या होती है, माइनस में होती है। अब मल्टीप्लाई करके अलग से 3 3 9 में माइनस आ रहा है, तो वो हम ऐसे लिखेंगे। तो देखो ये कितना बन गया, माइनस का 25 आई कैप, और ये कितना बन गया, -5 आएगा, ठीक है ना। यहाँ से -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 जे कैप हो गया ये। और यहाँ से देखो आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, तो ये 13 का के कैप आ गया। तो हमारे पास जो टॉर्क है वो आ गई माइनस का 25 आई कैप, प्लस में 5 जे कैप, प्लस में 13 के कैप। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आया। तो ये आ गया आपके पास टॉर्क, क्लियर। तो ये आपका इसमें आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया। बताओ, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही कहानी है, और मोमेंट्स ऑफ कपल ये भी क्या है, टॉर्क की होती है, ठीक है। या फिर एंगुलर फोर्स को भी हम क्या बोलते हैं, टॉर्क ही बोलते हैं। बताओ, समझ में आई कहानी, बिल्कुल सिंपल सी थी, कर लोगे इसको। ओके, थैंक यू।